कोई कारण रहा होगा कि उनको लगता होगा कि जिस पॉलिटिक्स को योगी परस्यू कर रहे थे वो अब वहां उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पा रही है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है, उसमें भेजा या खुद गए। इस समय देखिए मुद्दा योगी नहीं है, इस समय मुद्दा मोदी है। आपको ये हम सब जानते हैं कि वहाँ जिताना किसको है। आप खुद ही कह रहे हैं कि अमित शाह ने क्या कहा, किसको जिताना है, क्यों जिताना है, सब साफ है। योगी इररिलेवेंट है। आप इस चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद पाएंगे कि योगी कहाँ कहाँ हैं। पूछेंगे आप कि योगी इस समय कहाँ हैं, क्योंकि हो सकता है 10 मार्च के बाद योगी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है यूपी की उसमें से पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएं और कुछ नए चेहरे सामने आ जाएं। ये व्यक्तियों का मामला नहीं है अभिषेक कुमार जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए अब बहुत बड़ी चीजें लगी हैं, व्यक्ति नहीं है बचे हैं अब इसमें। तो इसलिए आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में काफी चीजें हो सकती है। और हम लोगों के पास तो देखिए जवाब नहीं है इन चीजों के कि भारतीय जनता पार्टी की ने के लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, या योगी जी क्यों गए या उनको हटाया गया। जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी वो लड़ाई में पिछड़ती नजर आ रही है। जी। और ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत कौन रहा है ये अभी साफ नहीं है, मतलब कम से कम स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रंजीव जी, सवाल से पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं। बिहार में सोनपुर एक जगह है, वहां मेरे एक रिश्तेदार ने बाघ पाल लिया था, लाइसेंस वगैरह बनवा के बाघ पाल लिया। और वो बाघ उनके बेटे को ही एक थप्पड़ मार दिया, ऐसा थप्पड़ मारा कि यहाँ से इंग्लैंड तक इलाज करवाए, वो बचा नहीं। वो बेटा उनका मर गया कुछ दिन जिंदा रह के। तो क्या योगी आदित्यनाथ के रूप में भी भाजपा ने एक बाघ पाल लिया है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है? अब बाघ की सवारी करना तो हमेशा खतरनाक माना जाता है। आप बैठे रहें तो भी खतरा है और उतर जाएं तो भी खतरा है बाघ से। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि बाघ खतरनाक होता जा रहा है। इसकी भनक और इसकी जानकारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को नहीं थी, ऐसा मैं नहीं मानता, बखूबी थी। और ये समझ में भी आ रहा था कि बाघ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान होगा पिछले साल जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर में लंबी बैठकों का सिलसिला चला था और ये प्रयास किया गया था कि बाघ को वापस पिंजड़े में भेजो और किसी दूसरे ऐसे बाघ को लाओ जो अपेक्षाकृत ज्यादा पालतू साबित होगा। लेकिन बाघ माना नहीं और बाघ बरकरार रहा। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि समस्या तो पैदा कर ही ली है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, वानखेड़े जी और सतीश सर भी इसके गवाह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ पहले सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ते थे गोरखपुर से, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए उनका बड़ा जबरदस्त मशक्कत चलता था और वो काफी धमकी भरे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी से डील करते थे उस दौर में। तो वो सारी चीजें इतिहास में है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता बहुत लव हेट वाला रहा है। तो वो इस हद तक लव हेट वाला रहा है रिश्ता कि वो अपने शीर्ष पर अभी जाकर के दिखाई दे रहा है। और अब मुझे लगता है कि गाड़ी छूट चुकी है, मतलब देर हो चुकी है, जिसको कोर्स करेक्शन आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो कोर्स करेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये संकट की स्थिति है। जैसा कि अभी श्रवण सर कह भी रहे थे कि 10 मार्च के बाद हम आप शायद ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गए। तो धीरे धीरे हो सकता है कि पटाक्षेप करें, लेकिन डैमेज हो चुका है और इस डैमेज को आप चुनाव शुरू हो जाने के बाद भरसक कोशिश करें। पश्चिम में भी कोशिशें जारी है, जो तरह तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है कि जयंत चौधरी आ जाएं या जाट लोग आ जाएं। तो मुझे लगता है कि चुनाव शुरू हो जाने के बाद इतनी तेजी से चुनाव चलता चला जाता है कि आप चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाते। तो अंततः लौट के आपके सवाल पर अगर आए तो बाघ की सवारी जो है शायद महंगी पड़ गई है। अच्छा, अशोक वानखेड़े जी, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक डिवाइडिंग हाउस के रूप में एक परसेप्शन, कुछ कहना चाह रहे हैं सतीश सर? कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? मैं एक लाइन कहना चाह रहा था कि बाघ और, हाँ सुनिए ना,
बस भाई एक लाइन, बाघ को बचाना है कि अगर बाघ न भी बचे कि जंगल को बचाना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। तो वानखेड़े जी, भाजपा का नेतृत्व किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? भाजपा का नेतृत्व तो अपने जंगल को बचाने की कोशिश कर रहा है। बाघ तो वो कभी भी शूट करके बाघ का शिकार करके चले जाएंगे, लेकिन जैसा रंजीत जी ने कहा कि इस बार थोड़ी तकलीफ बोली, हमेशा शेर की सवारी तकलीफ वाली ही होती है। किसी भी शेर की सवारी बिना तकलीफ की नहीं होती, क्योंकि उतर गया तो वो खा जाता है और अपने मन से चलता है, तो वो ऊपर बैठने वाला मूर्ख हो जैसा उसके साथ चलता है। तो ये एक सवारी तो उन्होंने कर ली, और सवारी करने के बाद कई बार बीच में उतरने का चांस था तो ये उतरे नहीं, लगातार बने रहे, और जब उतरने का उन्होंने प्रयास किया तो शेर ने घुर्राया, ये फिर ऊपर बैठ गए। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब जब चला गया है, जैसा कि रंजीत जी ने कहा कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे आपके सारे प्रलोभन, आपकी मीटिंग्स, आपके भाषण, आपका कैश जो ट्रांसफर कर रहे हो या पैसा आप कैश में दे रहे हो मतदाताओं को, वो मजे लेता है। वो पैसा भी लेता है और मतदान भी नहीं करता, वो दारू की बोतल भी पकड़ लेता है और मतदान भी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि आप फंसे हुए हो। और चुनाव में जो फंसा हुआ होता है उसको निकालने के लिए मतदाता कभी प्रयास नहीं करता, वो उसको और फंसाता है, और जो निकलता हुआ दिखाई देता है उसके ऊपर अपना दांव लगाता है। क्योंकि जो फेंस सीटर है, और करीब करीब उत्तर प्रदेश में 25% यदि अनडिसाइडेड वोटर्स है, यूथ वोटर। हाल ही में प्रयागराज में जो अभी लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे रेलवे के भर्ती को लेके, तो ये मैसेज जाता है। सोशल मीडिया बहुत तेज है। अशोक वानखेड़े जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 200 विधानसभा सीटों में कोई इकलौती ऐसी सीट नहीं है जहां कम से कम 8-9 हजार रेलवे के ग्रुप डी वाले परीक्षार्थी जिसमें नहीं हो। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो अभिषेक जी, ये बात आप सोच के चलिए, स्थिति खराब है। हर आदमी जितना हो सके उतना पूरा प्रयास कर रहा है दिखाने के लिए कि यूनाइटेड है। जब बार बार ये बताना पड़ता है कि हम सब एक है, तो आप समझ लेना कि इनमें भयानक फूट पड़ी हुई है। नहीं तो क्या जो एक होते हैं उनको बताना नहीं पड़ता। जिस जंगल को बचाने की बात आप कर रहे हैं, उस जंगल के बाकी निवासी क्या बाघ के डर से भाग गए हैं? नहीं, बाकी निवासी बाघ के डर से भाग नहीं गए हैं, बाघ ने किसी को सामने आने नहीं दिया। बाघ को नकेल डालना चाहते थे सब, और जिसने बाघ को खुला छोड़ा वो नकेल डाले। अब गोरखपुर भेज दिया है, अब गोरखपुर में वो फिर वापस गोरखनाथ के पिंजरे में बैठता है, या फिर वहां बैठ के भी गुर्राता है। शेर में भी अंतर होता है भाई। हाँ, बाघ और शेर में भी अंतर होता है। शेर फिर भी मान जाता है, बाघ जल्दी मानता नहीं है। हाँ, ये बात भी है, बाघ जल्दी मानता नहीं, लेकिन कौन कितना भूखा है इस पर समझ में आता है। जंगल तो बचाना पड़ेगा। यदि आपको प्रधानमंत्री पद की भूख है तो बाघ हो या शेर हो, दोनों पागल हो जाते हैं। हाँ, चीता के लिए जंगल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए चरागाह की जरूरत पड़ती है। चरागाह कम पड़े या इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये बात है। तो फिर कुल मिला के जो आपका पहला सवाल था जिससे डिस्कशन चालू हुआ, ये डिवाइडेड हाउस है, और ये डिवीजन आपको लगातार दिखती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको चुनाव नजदीक आएंगे, जैसा जैसा उनको दिखाई देगा कि हम अब स्थिति में नहीं है रिकवर करने के, तो ब्लेम गेम चालू हो जाएंगे। जब ब्लेम गेम चालू हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे को बताना, रिस्पॉन्सिबल बताया करना, और ये झगड़े चुनाव के 10 तारीख के बाद यदि बीजेपी हारती है तो 10 तारीख के बाद, इसीलिए मैंने कहा 10 मार्च के नतीजों के बाद दिल्ली में जो घमासान होगा उसका क्या। दिल्ली में भी लोग तलवारें भांज के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं यूपी के चुनाव का। लेकिन अब तो अशोक वानखेड़े जी, अब तो हमारे कैमरे को अंदर घुसने की इजाजत नहीं है भाजपा की बैठक में, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उमा भारती जैसी फुटेज फिर से सामने आ सकती थी, जो आडवाणी जी और बाकी के सामने। नहीं, ये गलतफहमी है नेताओं की कि कैमरे अंदर नहीं जाते, लेकिन कल जाट नेताओं ने क्या क्या बोला ये सब बाहर आ गया जी। 253 में से 53 लोगों ने मीडिया को ब्रीफ किया, एक बात बताई। तो ये तो होना ही है, ये छुटता थोड़ी है मीडिया से। हर एक की नाराजगी वो मीडिया का खंदा उपयोग में लाते हैं बंदूक चलाने के लिए।
और यदि हमको खबर मिलती है तो हम भी खंदा बिल्कुल बाकायदा बड़ी ताकत के साथ दे देते कि चला तुझे जितना चलाना है, क्योंकि खबर यदि निकलती है तो। अभिषेक जरा एक चीज बीच में रोकिए, अभिषेक खाली एक चीज जरा देखिएगा, और हम भी बहुत करीब से देखेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख को बजट में क्या होता है, और उसके बाद 2 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या मैसेज देने का प्रयास करता है। बड़ी बात आपने कही है। हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम की कहीं कोई स्कीम लेकर के वो लोग आ जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक डिवाइडेड हाउस के तौर पर सामने ला रहा है, या एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है। और ये परसेप्शन किसी भी राजनीतिक दल के साथ बनता है तो उस राजनीतिक दल के लिए उसकी सत्ता को बरकरार रखने के लिए खतरे की घंटी के तौर पर सामने आता है। तो देखना है उत्तर प्रदेश के वोटर। अभिषेक मुझे इसमें एक लाइन केवल ऐड करनी है। आप समझ कर रहे हैं कि बजट और जो भी वादे हैं ना, जुमलों की सरकार ये अभी तक साबित हुई है। 7 सालों में कोई नौकरियां नहीं मिली है, बेरोजगार सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। इलाहाबाद में जो सुलूक किया इन्होंने छात्रों के साथ, वो कहीं से भी प्रशंसनीय तो नहीं है। और जिस तरीके से बिहार में पटना के अंदर, दानापुर के अंदर छात्रों ने रेलवे ट्रैक के ऊपर जनगण मन गाया, वो भी लोग भूलते नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जुमलों की सरकार के जुमलों में इस बार लोगों का कितना फंसना होता है उस नेट में, वो देखने की बात है। कोरोना अगर नहीं आया होता तो शायद ये जुमले इस बार भी सटीक साबित होते। लेकिन बीजेपी की जो हताशा है और जिस तरीके का दौर है पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा संघ को चिंता है कि संघ कैसे बचेगा, क्योंकि पूरी की पूरी पौध जो है वो उत्तर प्रदेश में संघ की पलती बढ़ती है और पूरे देश में वो कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता जाने का मतलब कहीं ना कहीं उस पौध के जड़ों में मट्ठा डलना भी है। तो उसके लिए हमको सोचने की जरूरत है कि चुनाव में किस तरीके का माहौल बनता है। बनारस को ये बेच रहे हैं, राजपथ के ऊपर बनारस की झांकी दी गई, लेकिन बनारस में और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये पता है कि किस तरीके से उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर विध्वंस किया है, मंदिरों का विघटन किया है। जी अभिषेक, आपकी बाकी बातों से तो मैं सहमत हूं श्वेता जी, लेकिन इससे मेरी असहमति है कि संघ के अस्तित्व का सवाल है। दरअसल संघ को अस्तित्व का सवाल वहीं खड़ा होता है जहां लालू यादव और शरद पवार जैसे नेता होते हैं जो संघ के लोगों का इस्तेमाल सत्ता में रहते हुए बखूबी करना जानते हैं।